सबसे पहली बात जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने पिछली बार ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल की हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी कि क्या ड्रॉबैक्स थे ऑक्टेट रूल के। तो फिर क्वेश्चन वही खड़ा हो जाता है, व्हाई बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का रीजन क्या है? ठीक, व्हाई देयर इज अ बॉन्ड इन एनी पर्टिकुलर स्पीशीज? व्हाई बॉन्डिंग? देखो बेटा, ऑक्टेट रूल से तो इसका जवाब हमें नहीं मिला। ऑक्टेट रूल से तो इसका जवाब नहीं मिला क्योंकि ऑक्टेट रूल की बहुत सारी लिमिटेशन थी। तो लेटर ऑन साइंटिस्ट ने कुछ और इसके बारे में सोचना चाहा कि आफ्टर ऑल जब भी कोई चीज बॉन्ड बनाती है तो बॉन्ड इसलिए बनाती है ताकि वो स्टेबल बन जाए। ठीक, एनीथिंग फॉर्म्स बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। और स्टेबल कोई भी चीज कब होती है? जब उसकी एनर्जी कम हो जाए। तो यानी कहने का मतलब, बाद के लोगों ने बोला कि बॉन्डिंग इसलिए होती है, बॉन्डिंग इज फॉर decreasing energy and attaining stability। एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक, कोई भी चीज बॉन्ड इसलिए बनाती है ताकि उसकी एनर्जी कम हो जाए और उसकी स्टेबिलिटी जो हो जाए वो बढ़ जाए। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी? Why energy will be decreased during a formation of a bond? एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी? दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो बेटे देखो, ऐसे इसको समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं और एक हीलियम का एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन तो H2 बनाता है बट हीलियम नहीं बनाता। यानी क्वेश्चन हम ये पढ़ते हैं, व्हाई He2 does not exist। हीलियम कोई भी बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो हमें ये पढ़ना है। तो लेट मी डिस्कस कि व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट। He2 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? H2 एग्जिस्ट करता है बट He2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? और इसी में हम बॉन्डिंग का रीजन भी ढूंढ लेंगे। देखो होता क्या है कि हमारे पास, मान लो ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हमें जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम आता है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक, एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये हो गया। सो दीज आर टू हाइड्रोजन एटम्स वी हैड। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन एटम इधर और एक हाइड्रोजन एटम इधर। जब ये पास आएंगे तो क्या होगा? देयर आर सम न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी फॉर्म। जैसे इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में भी अट्रैक्शन होगी। तो ऐसे करके ये दो न्यू अट्रैक्शंस बनती हैं। सो दीज आर टू न्यू अट्रैक्शंस। ये दो नई अट्रैक्शंस हमारे पास बनती हैं। So these are two new attractions। ये दो नई अट्रैक्शन है। अब बेटे वहीं पर जब ये पास आएंगे तो ऑब्वियसली सेम चार्जेस में रिपल्शन भी बनेगी। जैसे इसमें और इसमें रिपल्शन बनेगी और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस में रिपल्शन बनेगी। तो कहने का मतलब देयर आर टू न्यू अट्रैक्शंस whereas there are two new रिपल्शंस। तो यहां पे दो अट्रैक्शन होंगी, दो रिपल्शंस होंगी। इसलिए जब ये दो हाइड्रोजन एटम पास आएंगे बच्चे,
जब ये दो हाइड्रोजन एटम पास आएंगे तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर विल बी सम फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। जब तक अट्रैक्शन है ये मॉलिक्यूल पास आते रहेंगे, एटम पास आते रहेंगे, पास आते रहेंगे। और जब रिपल्शन का मैग्नीट्यूड, व्हेन रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाएगी, अब मॉलिक्यूल ना तो उससे दूर जा पाएंगे ना उससे पास आ पाएंगे, उतने डिस्टेंस पे रह जाएंगे। तो when a force of attraction and force of repulsion counterbalance each other, एक दूसरे को बराबर कर देंगी, तो उस समय ना तो ज्यादा रिपल्शन ना तो ज्यादा अट्रैक्शन, तो एटम्स पास आए ना एटम दूर गए। तो ऐसे केस में हमारे पास एक सेफ डिस्टेंस पर आके दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि उससे दूर नहीं जा सकते, क्यों, अट्रैक्शन फोर्सेस है, और उसे पास भी नहीं आ सकते, क्यों, रिपल्शन फोर्सेस है। तो एक सेफ डिस्टेंस पे ये रह जाएंगे और जिसकी वजह से वहां पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, बट रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसलिए पास नहीं आ पाएंगे। क्लियर, पर एक डिस्टेंस पे रह जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं हीलियम की बात करूं, मान लो ये हीलियम का एक का न्यूक्लियस है +2, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं इसलिए +2 लिखा है, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये पहला हीलियम एटम मेरे पास हो गया। और सिमिलरली यहां पे एक दूसरा हीलियम भी होगा, ये कोई दूसरा हीलियम है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस है। अब जब ये पास आए तो देयर विल बी सम न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले न्यूक्लियस में दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, सिमिलरली ये वाले न्यूक्लियस और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। सो हाउ मेनी न्यू अट्रैक्शंस विल बी देयर, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस। तो देयर आर 4 न्यू अट्रैक्शंस। यहां पे 2 नई, यहां पे 4 नई अट्रैक्शन होगी, लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी सम रिपल्शन व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शंस होंगी बेटा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन होगी बच्चे। सिमिलरली इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, क्योंकि रिपल्शन सेम चार्जेस में होती है, तो इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की रिपल्शन होगी। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन होगी, और सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन होगी। तो कहने का मतलब है, हाउ मेनी न्यू रिपल्शंस विल बी देयर इन हियर। सो देयर इज 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां 5 न्यू रिपल्शंस हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा, यहां तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, तो ये पास आने नहीं देगी, इसलिए ये एटम कभी पास आएंगे नहीं। इसमें रिपल्शन हमेशा अट्रैक्शन से क्या रहेगी, ज्यादा। सो दे कैन नॉट कम क्लोजर, देयरफॉर नो बॉन्ड कैन बी फॉर्म, नो बॉन्ड कैन बी फॉर्म। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें यह समझाया गया कि जब 2 एटम पास आते हैं तो अगर उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो या बराबर हो, तब तो वो पास आ सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो बॉन्ड नहीं बन सकता। क्लियर, जैसे हीलियम में रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा था, तो हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। जबकि हाइड्रोजन में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता था, या कभी कभी अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे केस में बॉन्ड बन सकता है। यानी इफ attractive and repulsive forces are equal or attractive forces are more than repulsive forces
attractions are more than repulsions, तो हमारे पास बॉन्ड बन सकता है, then bond can be formed, then bond can be formed, इससे बॉन्ड बनता है। जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड से ज्यादा या बराबर होता है तो बॉन्ड बन सकता है, बट अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं तो बॉन्ड नहीं बनता। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस और नो? जल्दी जल्दी, क्विकली, यस और नो? ओके, नो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात जो हमारे पास है वो क्या है? नेक्स्ट बात हमारे पास है कि एनर्जी कम क्यों हुई। देखो बेटा, जब अट्रैक्शन होगी तो एक एटम दूसरे को पकड़ के रखेगा, उसको मूव नहीं करने देगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो गई तो बेटा हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो कहां गई? दैट गोज आउट एज एनर्जी। सो जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनते समय जो हमारे पास काइनेटिक लॉस होता है वो एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है और इसलिए नेट एनर्जी मॉलिक्यूल की कम हो जाती है। और हम ये जानते हैं लेसर इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इस वजह से बॉन्ड बन सकता है। तो ये थ्योरी बहुत क्लियर है। ये कहती है कि जब दो एटम पास आते हैं तो बॉन्ड तो सिर्फ तभी बनाएंगे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हों या अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्शन के बराबर होगा। अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो एक एटम दूसरे को पकड़ेगा यानी उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, नेट एनर्जी कम हो जाएगी। नेट एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड बनेगा। दैट इज व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो दिस इज हाउ बॉन्डिंग इज देयर। आई थिंक सो it is clear now why bonding is there, isn't it? Okay, अब बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग के बाद बिफोर आई स्टार्ट विद दैट ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जिनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते थे, वैसे तो ये 5वीं 6वीं 7वीं का काम है, बट येट क्योंकि हमारे चैप्टर में दिया तो मैं बता देता हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं फॉर एटम्स, फॉर मॉलिक्यूल्स, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स या सिंपली लुईस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। बेटा देखो बेटा, इन लुईस स्ट्रक्चर व्हाट वी डू, अगर हम किसी एटम का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से या क्रॉस से शो करते हैं। जैसे बेटे अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, तो मैंने 1 डॉट से शो कर दिया। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो मैंने 1 डॉट से शो कर दिया। मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। याद होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5 और आपको पता है लास्ट शेल इज वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो इसमें कितने बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
यानी बेटे हम इसमें क्या कर सकते हैं, ईदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शोन बाय डॉट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शोन बाय क्रॉसेस। ठीक, तो इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे बेटे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है HCl। देखो बेटा लुईस ने हमें पहले दिया था ऑक्टेट रूल, है ना बेटा, आयनिक बॉन्ड ऑक्टेट रूल। तो ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल के हिसाब से ही इसको बनाएगा। ठीक, तो कैसे होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में देयर वाज 1 इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोरीन वैलेंस शेल, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। हैलोजेंस के वैलेंस शेल में 7, जैसे फ्लोरीन में 7, क्लोरीन में 7, ऑक्सीजन वाली फैमिली में 6, नाइट्रोजन वाली फैमिली में 5, कार्बन वाली फैमिली में 4 एंड सो एंड फोर्थ। तो बेटा अब हमें पता हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ये दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसने क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्लोरीन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बेटे हमारे पास बना दिया गया किस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब इसमें ये पेयर शेड आ गया बेटा, शेड पेयर को हम डंडे से शो कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। यानी जैसे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, जो शेड पेयर है उसको मैंने ऐसे एक लाइन से शो कर दिया और क्लोरीन के आसपास 1 2 3 4 5 6 रह गए, क्योंकि एक ये था और एक हाइड्रोजन का ये था। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया HCl का। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका बन गया? इसी तरह से मान लो अगर आपको बनाना हो वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वाटर इज H2O, वाटर इज H2O। तो बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो जुड़े हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक, दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक। क्लियर? अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट करने के लिए कंप्लीट चाहिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर किया। ऐसे इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर किया, लेकिन ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 शेयर करने थे, उसने दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। ठीक, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को उसने शेयर किया, और जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसमें एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, शेयर्ड को हम इस लाइन से शो कर देंगे, और ये बचे हुए पेयर्स जो अनशेड है इनको लोन पेयर्स बोलते हैं। जो अनशेड होते हैं वो लोन पेयर्स, जो शेड होते हैं उनको बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। सो दीज आर बॉन्ड पेयर्स यानी शेयर्ड पेयर्स, and these are lone pairs, lone pairs which are unshared। जो unshared होते हैं lone pair, जो शेयर हो गए bond pair। इसी तरह से मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना है O2 का, O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो बेटे एक ऑक्सीजन लिए, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन ये 1 2 3 4 5 6। और बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 2 शेयर करने हैं। तो इस ऑक्सीजन ने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए अगली ऑक्सीजन के, और इसने भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए अगली ऑक्सीजन के। तो बेटा हमारे पास 2 पेयर शेयर हो गए, इसलिए इसको लिखते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं, O में 2 बॉन्ड और बाकी 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4। सो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, O2। इसी तरह से अगर मान लो N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, N2, ठीक जी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो, चलो शाबाश जल्दी बोलो,
How many electrons are there in the valence shell of nitrogen? Yes, it is 5. Correct, Mahir. अर्नव, बेटा it is 5. 7 तो टोटल होते हैं, ठीक। तो बेटा नाइट्रोजन में हमारे पास 1 2 3 4 5, दूसरी नाइट्रोजन में भी इस तरह 1 2 3 4 5। अब ये ऑब्वियस है, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बेटा नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन ने ये 3 इलेक्ट्रॉन को किया ऐसे करके शेयर, और इस नाइट्रोजन ने भी इस 3 इलेक्ट्रॉन को किया ऐसे करके शेयर। तो दोनों नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया n। 3 पेयर्ड आर शेयर्स, 3 पेयर्स आर शेयर, सो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस। गॉट इट बच्चों और नॉट? एक और बनाते हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर बना लें ताकि हमें क्लियर हो जाए। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, वी हैव टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4, इसके साथ लगे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लगे, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर देयर? बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6। प्लीज अपना माइक बंद करें, whoever, अपना माइक बंद करें। सो यहां पे कार्बन में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन में 6, इधर भी ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। क्लियर? अब ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, ठीक, हमारे पास अगर ऑक्सीजन को अपना शेल कंप्लीट करना है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन ने इसके शेयर किए, और इस ऑक्सीजन ने यहां वाले कार्बन के शेयर कर दिए, इस कार्बन की। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। कार्बन को अपना ऑक्टेट करने के लिए 4, तो 2 इस ऑक्सीजन के शेयर किए और 2 इस ऑक्सीजन के शेयर किए कार्बन ने। तो ऐसे कार्बन ने 2 इस ऑक्सीजन के, 2 इस ऑक्सीजन के शेयर किए, जिसकी वजह से हमारे पास यहां 2 बॉन्ड बने, यहां 2 बॉन्ड बने, और यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो एम आई क्लियर और नॉट? Am I clear or not? Okay. सो इस तरह से करके बेटे हम क्या कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी के भी बना सकते हैं। पर सर ये तो सारे आपने कोवलेंट बॉन्ड के बनाए, क्या कभी आयनिक बॉन्ड का भी बनता है? यस, आयनिक बॉन्ड का भी लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आयनिक बॉन्ड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सीरीज, मान लो आयनिक बॉन्ड के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए बनाया था। मेरे पास है NaCl का बनाना है, NaCl का बनाना है। तो NaCl का हमारे पास Na में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ठीक। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। So there are 7 electrons, ठीक, in what you can say chlorine, and there are 1 electron in sodium. जो सोडियम है इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो इससे अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 8 1। तो 1 दे दिया तो ये चेंज हुआ इनटू सोडियम 1 पॉजिटिव।
सोडियम 1 पॉजिटिव, गॉट इट और नॉट? ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, और जब क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्लोरीन ने ले लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब हम इसको ऐसे शो करेंगे, Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, ठीक है जी, जिसके ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। तो ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बना देंगे, NaCl का। बोलो बेटा, क्लियर और नॉट? ठीक, एक और बना देता हूं फॉर योर ईज, जिन बच्चों को नहीं आया एक बार और बना देता हूं बेटा, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। मान लो MgO का बनाना है, हमें MgO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मैग्नीशियम के वैलेंस जस्ट 1 सेकेंड बेटा। There are few causes nuisance as always. So मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। There were 6 electrons in this. ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे बेटा अपने पास? ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे। तो मैग्नीशियम will change into magnesium 2 positive by losing 2 electrons, and these 2 electrons will move towards oxygen. Oxygen will gain these 2 electrons to change into O2 negative, having 8 electrons in the valence shell. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब हम इसको कैसे शो कर देंगे? You can show it like this. यहां पे आ गया Mg2 पॉजिटिव, O 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 negative. So this is how we can form this structure. बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलना, yes or no. थैंक यू बच्चों। OGs dealing with and dealing with about you. I'm going to release some of my soul feet. Down I go, you follow me, follow me, follow me. I say you don't follow me, nobody follow me. I'm on the soul speak off of your policy. If they want to keep you down in the mortgage, when you been fucking up on
सो बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलना यस और नो। ओके, सो मूविंग फर्दर, आगे चलते बेटे। अब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड।